गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 1। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास फिर से नर्वस सिस्टम का क्लास कर रही हूँ। ये तीसरा क्लास है नर्वस सिस्टम का, और मैंने पहले आप लोगों को नर्वस सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद से आप लोगों को एक सेल बना के, टिपिकल सेल, और फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसको न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन बनाया और वो बोर्ड पे बना के मैंने दिखाया। आज आपको उस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की मैं डिफाइन के 3 पार्ट्स हैं। ये बात मुख्य रूप से 3 पार्ट्स हैं उसके, तो उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड का इस्तेमाल आज हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ़िगर मैंने आपको पहले बता दिया है, और आज मैं किताब से ही आपको फ़िगर दिखाऊंगी, और जिसके बारे में मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था। रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं पहले वाले इसका, कि आपका जो नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसमें न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है। और मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले क्लास में ही बताया कि फंक्शनल आधार पर, फंक्शन के आधार पर, यानी कार्यात्मक आधार पर, फंक्शन बेसिस पर जो है तो कोशिकाएं जो हैं वो 3 प्रकार में बढ़ गईं। एक पहला जो किसी भी उद्दीपन के प्रभाव में आने से उस उद्दीपन के प्रभाव को ग्रहण करती थी, तो उनको ग्राहक कोशिका या रिसेप्टर सेल कहा गया। और फिर एक दूसरा जो कि सारे जो ग्रहण की हुई रिसेप्टर सेल द्वारा ग्रहण किए हुए उद्दीपन के प्रभाव को मस्तिष्क के निश्चित क्षेत्र में ले जाती थी, मस्तिष्क के निश्चित क्षेत्र तक ले जाती हैं, उनसे कंडक्टर सेल बना, और जिसको संवाहक कोशिका कहा गया, यानी ले जाने वाली। जिस तरह डाकिया होता है ना, उस तरह से ले जाता है पत्रों को, तो ये स्टिमुलस के प्रभाव को ले जाने वाली कोशिकाएं, तो इसको कंडक्टर सेल कहा गया। और तीसरे प्रकार की कोशिका कि जो सूचना कंडक्टर सेल ने मस्तिष्क के निश्चित क्षेत्र में पहुंचाई, उसके आधार पर मस्तिष्क ने जो आदेश दिया, उन कोशिकाओं ने उस आदेश को मोटर पार्ट्स में, यानी हाथ, पैर, आँख, मुँह, ज़बान में पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद वहाँ क्रिया उत्पन्न की। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हुई। अब बात हम करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम का निर्माण ऐसी कोशिकाओं से होता है जो संवाहक प्रवृत्ति की हैं, यानी कंडक्टर सेल ग्रुप से ही उत्पत्ति हुई नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम को हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब तंत्रिका तंत्र भी कई प्रकार के हुए। जो न्यूरॉन्स ब्रेन में थे उनसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना, जो शरीर के विभिन्न भागों में थे उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना, और जो स्वतः कार्य करते थे उन न्यूरॉन्स कंडक्टर सेल्स से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बना। तो ये बात की बहस है। अभी हम लोग जो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है, जिसका फिगर बना के मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया है, और पिछले वीडियो में आपको भेजा है, उसको मैंने ये भी कर दिया था, डॉट्स दिखा करके आपको एरो खींच के बताए थे कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो उसमें डेंड्राइट्स आप देखिए, डेंड्राइट्स हैं, उसके बाद एक्सन है, और उसके बाद उसकी सेल बॉडी है। तो मुख्य रूप से न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, मुख्य रूप से न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, और यही तीनों पार्ट मिलके न्यूरॉन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल बन जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ उन तीनों पार्ट्स के न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, और उनकी क्रिया क्या है उस पर बात करेंगे। तो पहला है आपका डेंड्राइट, जो सबसे बाहर,
मैं किताब लेके बैठी हूँ, बोर्ड तो अभी नहीं मैंने यूज़ किया है, ये मैंने आपको बोर्ड पे बना के दिखाया है। आप देखिए ये कोशिका मैंने बना के दिखाई है बोर्ड पर। तो ये तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है। तो इसमें जो ये बिजली के तारों जैसे पतली जो डालियों जैसा ये जो आकार है, ये इसको वृक्षाभ तंतु कहते हैं या वृक्षाभ। ये एकदम बिजली के नंगे तारों जैसा बारीक, बिल्कुल पतला और एकदम ओपन, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। तो ये डेंड्राइट्स हैं या वृक्षाभ तंतु इसको कहते हैं। छोटी टहनी भी गुलाब वगैरह की या पेड़ों की आप देखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से ऐसे घुला घुला। तो ये कहाँ रहता है? न्यूरॉन के चारों तरफ फैला रहता है डेंड्राइट। और इनका काम ही यही है कि ये जो डेंड्राइट का काम होता है, बहुत छोटी छोटी शाखाएं होती हैं इसकी, और इसको डेंड्राइट इन शाखाओं के ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती जाती है, क्रमशः पतली होती जाती। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। इसको डेंड्रम भी कहते हैं और डेंड्राइट भी कहते हैं। डेंड्रम के समान होती है, ये वृक्ष के डेंड्रम जैसी होती है, इसीलिए इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। इनकी जड़ें मोटी होती, नीचे के तरफ जहाँ ये सेल बॉडी से अटैच करते हैं ये मोटा होता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ये बहुत ही पतला होते जाता है। बिजली के बिल्कुल नंगे तारों जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको वृक्षाभ तंतु कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसका टहनियों और एक जाल के तरह कोशिका के चारों तरफ ये फैली रहती हैं। ये खुला हुआ बिजली का नंगा तार जैसा होता है इसका प्रवृत्ति। इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, यानी डेंड्राइट्स पर कोई आवरण नहीं होता है। और जैसे ही कोई उद्दीपन के प्रभाव में ये डेंड्राइट्स आते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी क्रियाशील हो जाते हैं कोशिका को, और क्रियाशील हो जाते हैं और उसके प्रभाव को ग्रहण करने लगते हैं, स्टिमुलस के प्रभाव को ग्रहण करने लगते हैं। और वृक्षाभ तंतु और कोशिका दोनों ही को, और जो बॉडी सेल बॉडी होता है, इन दोनों को यदि हम देखें तो क्या होता है, ये बिल्कुल ग्रे कलर का, ये घुसर मैटर ये कलर का दिखता है। घुसर मैटर जिसको कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं, ये रहता है क्योंकि इसमें एक तरह का लिक्विड भरा रहता है। उस लिक्विड को निस्सल पदार्थ कहते हैं, निस्सल NISSL, निस्सल सब्सटेंस या निस्सल पदार्थ कहते हैं। और भूरे रंग का होता है। वृक्षाभ तंतु, पानी जैसा देना तो, वृक्षाभ तंतु का मुख्य कार्य रिसेप्टर सेल्स में बनी आवेगों को ग्रहण करना है। ये रिसेप्टर सेल के नज़दीक होता है बिल्कुल, ये जो भी उद्दीपन आता है उसके प्रभाव को ग्रहण करते हैं। यानी डेंड्राइट्स का मेन कार्य है उद्दीपन के प्रभाव को ग्रहण करने का। नेक्स्ट आइए कि अब हम लोग ये डेंड्राइट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये नंगे तार की तरह होता है पहला, और नींबू पानी बना देना, एक बोतल ला दो बना के। तो ये बिल्कुल नंगे तार की तरह होता है, बिजली के नीचे की तरफ मोटा, ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है दूसरा पॉइंट, ये बिल्कुल पतला होता जाता है। ये टहनियों की तरह दिखता है, जैसे पेड़ की बारीक टहनी होती है, इधर इधर इस तरह फैली हुई। तो इस तरह, इसीलिए ये चूँकि डेंड्रम की तरह लगता है, इसलिए इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। तो डेंड्राइट्स कहते हैं, और इसमें कोई आवरण नहीं होता, इसके ऊपर से कोई कवर नहीं होता है, बिल्कुल ओपन। जैसे बिजली का तार होता है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाए रहते हैं, तो आप अगर चाहिए तो उसको जब खोलिएगा तो अंदर से बिल्कुल बारीक तार निकलता है, वैसे उस तार की तरह। अगर उसमें आपका हाथ सट जाए और बिजली उसमें से फ्लो करे तो करंट लगेगा, इस तरह का तार होता है। और ये कोशिका के चारों तरफ जाल की तरह फैले रहते हैं। इन्हीं का काम है बाहर से आए उद्दीपनों के प्रभाव को ले लेना, ग्रहण कर लेना। तो ये रिसेप्टर सेल्स में, और डेंड्राइट्स का काम है किसी भी तंत्रिका
किसी भी उद्दीपन के प्रभाव को, इसका जो काम है वो किसी भी उद्दीपन के प्रभाव को अंदर की ओर खींचना, यानी सेल बॉडी के अंदर ले जाना। क्लियर है? हम लास्ट में फिर आपको इसका रिकैप देंगे। तो डेंड्राइट को फिनिश करते हैं। ये बिजली की तार की तरह होता है, बिल्कुल बिना आवरण के होता है। ये पेड़ की टहनियों जैसा होता है, चारों तरफ सेल्स के फैला हुआ रहता है। इसका काम है बाहर के प्रभाव को अंदर की तरफ खींचना। ये डेंड्राइट्स बिल्कुल ग्रे कलर का दिखता है क्योंकि इसके अंदर निश्चल पदार्थ भरा रहता है। कोशिका भी ग्रे कलर की दिखती है। कोशिका यानी जो उसका सेल बॉडी मैंने आपको दिखाया है बना के, और फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये बना हुआ है, ये कोशिका, ये डेंड्राइट्स हैं चारों तरफ, इसके चारों तरफ फैले हुए हैं और बीच में सेल बॉडी है। तो ये भी बना रहता है और ये निश्चल पदार्थ ग्रे कलर का होता है, भूरे रंग का। इसको ग्रे सब्सटेंस या घुसर मैटर, हिंदी में घुसर कहते हैं, घुसर के पदार्थ उसमें भरा रहता है, इसीलिए ग्रे कलर का दिखता है। तो ये डेंड्राइट्स की, और इसका सबसे बड़ा कार्य है कि बाहर के प्रभाव को अंदर खींच के कहाँ ले जाता है? कोशिका के अंदर लाता है। नेक्स्ट आइए, अब आपके उसका जो दूसरा भाग है, बीच में तो सेल बॉडी है, उसके चारों तरफ डेंड्राइट्स है। एक जगह पे मैंने आपको दिखाया थोड़ा मोटा, ये थोड़ा मोटा होता है, उसको हिल्लॉक कहते हैं। हिल्लॉक पहाड़ी, उसको तंत्रिका पहाड़ी भी बोलते हैं। थोड़ा मोटा टाइप का, ऐसे गोल होते हुए लंबी सी एक रेखा होती है। ये एक लंबा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग एक्सन कहते हैं। आपको एक्सन में यहाँ दिखाती हूँ, ये दिस इज़ एक्सन। ये जो लंबा पार्ट है, ये लंबा पार्ट ये निकला है आपको कहाँ से? कोशिका सेल बॉडी से ही निकलता है, यहाँ से निकला है। और ये जो लंबा है इसको एक्सन कहते हैं, एक्सन कहते हैं। और एक्सन जो है ये क्या करता है? इसकी विशेषता ये होती है कि सेल बॉडी के अंदर डेंड्राइट से जो बाहर के उद्दीपन का प्रभाव खींच कर लाया गया है उसको बाहर की तरफ ले जाता है। इसमें बिल्कुल अपोजिट फंक्शन है, डेंड्राइट अंदर खींचता, एक्सन बाहर ले जाता है। बिल्कुल अपोजिट फंक्शन इसका है। इसको एक्सन या अक्ष तंतु भी कहते हैं। उसको वृक्षाप तंतु डेंड्राइट को कहते हैं, इसको अक्ष तंतु कहते हैं। और वृक्षाप तंतु की तुलना में ये अक्ष तंतु बहुत लंबा होता है और इसमें उप शाखाएँ नहीं होती हैं। इसमें जो डेंड्राइट में जो शाखाएँ थी वो इसके अंदर नहीं होती हैं। और इसकी मोटाई मोटाई आरंभ से अंत तक एक समान ही होती है, एक समान ही होती है। अक्ष तंतु जिस कोशिका से निकलता है वहाँ पे कुछ मोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उस अक्ष तंतु को एक्सन हिल्लॉक कहते हैं। एक्सन पहाड़ी, अक्ष तंतु पहाड़ी कहते हैं या एक्सन हिल्लॉक कहते हैं। किसी किसी अक्ष तंतु में दूसरी कोशिका, तंत्रिका कोशिका का अक्ष तंतु आकर मिल जाता है। जैसे आप ये देखिए, ये देखिए, ये दूसरी का कोशिका का आके यहाँ से यहाँ मिल गया, ये भी संभव है। तो अक्ष तंतु आके मिल जाता है और वहाँ कुछ मोटा होता है, अक्ष तंतु आकर मिल जाता है किसी, और इसको क्या कहते हैं? कोलेट्रल, कोलेट्रल कहते हैं। समपार्श्व, एक दूसरे को बांध लेना, तो पार्श्व कहते हैं। अक्ष तंतु प्रायः एक आवरण, उसके ऊपर, अक्ष तंतु के ऊपर एक आवरण, मैंने बताया बीच बीच में गहरा गहरा किया हुआ रहता है, एक आवरण रहता है, एक आवरण में बंद रहता है। इस कारण बाहर की कोई शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती है। इस आवरण को माइलिन शीथ कहते हैं। स्पेलिंग लिखिए, MYELIN, माइलिन शीथ, SHEATH, माइलिन शीथ कहते हैं इसको। कौन से आवरण को? जो एक्सन को ऊपर से घेरे रहती है। और इस आवरण का काम है कि बाह्य प्रभाव से सुरक्षित रखती है एक्सन को। एक्सन का ये काम है कि जो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट जो है कोशिका को देता है, उस
प्रभाव को वो बाहर की तरफ निकालती है। डेंड्राइट अंदर लाता है, एक्सन बाहर निकालता है। और जिसमें न्यूरोफिब्रिल नामक, इसलिए एक्सन वाइट दिखता है, न्यूरोफिब्रिल नामक एक उजला पदार्थ होता है। इसी कारण अक्षतंतु का रंग न्यूरोफिब्रिल वाइट होता है और निसल ग्रे होता है। न्यूरोफिब्रिल वाइट होता है, कहाँ भरा रहता है? एक्सन में। निसल पदार्थ कहाँ होता है? डेंड्राइट्स में और कोशिका के अंदर, कोशिका सेल बॉडी में रहता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। इसी कारण अक्षतंतु का रंग उजला होता है। अक्षतंतु बिच्छू की दुम की समान जगह जगह से मुड़ा हुआ दबा हुआ रहता है, रहदार जिसको कहते हैं, नॉड बना हुआ। और इस धंसी हुई जगह को नॉड कहते हैं, जहाँ पे अंदर की तरफ जाता है उसको नॉड कहते हैं। तंत्रिका का आवेग इम्पल्स ट्रांसमिशन को नॉड होता है, जो तंत्रिका के आवेग इम्पल्स ट्रांसमिशन को बढ़ा देता है। यही नॉड जो है बढ़ा देता है। अक्षतंतु जहाँ समाप्त होता है वहाँ पर एक झाड़ू जैसी रचना होती है, जिसको मैंने लिख के बताया था एंड ब्रश, जिसको हम लोग झाड़ू जैसी रचना होती है जिसको प्रांतकुची, हिंदी में प्रांतकुची और इंग्लिश में एंड ब्रश कहते हैं। इस प्रांतकुची के छोर में भी छोटी छोटी फफोले जैसी रचना होती है। खोखली जगह जो हैं वो होती हैं, उसको विसल्स कहते हैं। विसल्स, VESICLES, विसल्स कहते हैं। तो विसल्स कहते हैं, इन फफोलों में रासायनिक पदार्थ भरे रहते हैं और इस रासायनिक पदार्थ को ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस कहते हैं। प्रेषक पदार्थ यानी आगे की तरफ प्रोजेक्ट करने वाला एक लिक्विड भरा रहता है। अक्षतंतु और एंड ब्रश पर जो ये फफोले बने रहते हैं जिसमें ट्रांसमिटिंग सब्सटेंसेस भरे रहते हैं, वो भी दो प्रकार का होता है, दो तरह का शेप में। एक एलिप्टिकल होता है यानी अंडाकार, और एक होता है सर्कल, गोलाकार। तो इन दोनों की भी क्रिया अलग है। एक जो है अगर बहुत तीव्र प्रभाव आ रहा है तो उसको इनहिबिट करता है यानी रोकता है, और एक जो है उसमें का वो उसको एग्जिबिट करता है यानी और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ा देता है। तो ये एंड ब्रश तक की बात आप लोगों से, यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देयर इज़। और अब हम लोग सेल बॉडी की बात कर लें तो सेल बॉडी, इसको सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जैसे हर सेल में होता है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है जिसकी एक पदार्थ है जो वही जीवित रखता है इस कोशिका को। उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स में एक जोड़ा 22 जोड़ा सेम होता है, एक जोड़ा अलग होता है जो जीन कहलाता है। वही ये निर्धारित करता है कि ये सेल जो है, ये जो सेल किसी बॉडी में जब जाएगी तो वो मेल या फीमेल का डिटर्मिनेशन करेगी, निर्धारण करेगी। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ कि देयर इज़ 3 पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। पहला डेंड्राइट्स, दूसरा सेल बॉडी एंड तीसरा एक्सन। एक्सन की बनावट लंबी होती है और शुरू से आखिर तक बिल्कुल एक जैसी होती मोटाई, लेकिन जहाँ पे ये सेल बॉडी को छोड़ता है वहाँ पे थोड़ा मोटा होता है, और जहाँ ये अंत होता है वहाँ पे एक झाड़ू जैसी रचना होती है जिसको प्रांतकुची कहते हैं। और एक्सन एक आवरण से घिरा रहता है जिसको हम लोग नॉड कहते हैं। ये बाह्य प्रभाव से एक्सन को सुरक्षित करता है। एक्सन हिलॉक जो है वो जो पहाड़ी होती है जहाँ पे वो सेल बॉडी को छोड़ता है, वो थोड़ा गोल टाइप का मोटा हो जाता है। ये भी जितने प्रभाव स्टिमुलस के आते हैं उनको, उनकी तीव्रता और उनको रेगुलेट करने के लिए होता है।
एक्सन के अंदर वाइट पदार्थ भरे रहते हैं जिनको हम लोग न्यूरोफिब्रिल कहते हैं। न्यूरोफिब्रिल NEUFEBRIL न्यूरोफिब्रिल कहते हैं। तो न्यूरोफिब्रिल वाइट कलर का होता है। अब हम लोग कोशिका के जो मुख्य भाग है, कोशिका जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, उसमें छिद्र होता है, अंदर में नस्ल पदार्थ होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसमें महीन महीन छिद्र, और ये मेम्ब्रेन डबल लाइन का होता है, सिंगल लाइन नहीं होता। और अब डेंड्राइट्स जो हैं, जो पहला भाग है इसका, उसके चारों तरफ एक पेड़ की टहनी की तरह बिल्कुल बारीक बिजली की तार की तरह होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही उद्दीपनों को ग्रह के प्रभावों को ग्रहण करता है और यहीं पे शक्ति का निर्माण होता है, जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो हम लोग इस बात को यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ लें कि ये न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन वेरी इम्पॉर्टेंट एंड फंक्शनल होती है। यही नर्व इम्पल्स का निर्माण करती है। हम लोग, लगता है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि ये 20 मिनट से भी ज़्यादा का होने जा रहा है, 21-22 मिनट का। तो हम इसको यहाँ पे बाय कहते हैं। My favorite student of part 1